So hello, a very good evening to all. I hope my voice is audible. सबको है ना? स्क्रीन विजिबिलिटी भी सबको दिख रहा है स्क्रीन। अगर कोई भी इशू हो स्क्रीन और ऑडियो से रिलेटेड तो प्लीज एक बार मुझे आप टेक्स्ट करना है ना। चलो, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्या किया था हम लोगों ने? बेसिकली पी ब्लॉक कर रहे थे हम लोग। तो ग्रुप 2, जो ग्रुप 14 था उसकी कुछ चीजें रह गई थी, तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 13 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ग्रुप 14 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, तो आज उसी इंट्रोडक्शन से हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं फटाफट कि क्या है हम लोगों का ये इसकी पूरी कहानी और किस तरीके से हम इसको पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग। ठीक है, देखो, तो ग्रुप 14 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। आप सबको पता है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपना ग्रुप 14 से, ठीक है। तो चलो देखते हैं ग्रुप 14 की क्या क्या कहानी है और कैसे इसको हम पूरा समझ सकते हैं। तो जनरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं पहले, ठीक है, कि क्या क्या जनरल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूं तो यहाँ पे हम लोगों ने कल यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने कि जो ग्रुप 14 होता है उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? यही कार्बन फैमिली है। तो जिसके अंदर हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, कहाँ से गए? सुन पड़े, और लेड। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो ये चीज मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे इसके अंदर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, ठीक है जी। अब कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, इन पूरे को मेटेलॉइड्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर की फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं पूरे, तो मेटेलॉइड्स के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो क्या है जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी? तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज NH2 एंड NP2। क्या होता है बेटा? NH2 और NP2 होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का। किस तरीके से? देखो, जैसे मान लो हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सबको पता है कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटा? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि इसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप इसको लिखो, तो कैसे लिखोगे आप बताओ जल्दी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, और ये हो जाएगा 2p2। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें 2s2 और 2p2, इस तरीके से आप इन चीजों को देखते हो कि लास्ट में NH2 NP2 आएगा। उसी तरीके से अगर आप सिलिकॉन का लिखते तो सिलिकॉन में क्या आ जाता बेटा लास्ट में? सिलिकॉन में ये कहानी देखने को मिल जाती है आपको, ये 2s2 है, तो वहां पे आपको आउटर में 3s2 3p2। तो ये NH2 और NP2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लोग शो करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई होप ये याद रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें किसी को भी? सबको ध्यान रहेगा क्या? कंफर्म कर दो एक बार, ठीक है। चलो, वेरी गुड। तो ये तो इसकी कहानी हो गई है ना। अब देखो, ऑल थ्रू दे हैव अ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, येट दीज आर नोन टू एग्जिबिट वेरिएशन इन, किसमें? वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, है ना। सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम है कि भाई सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भाई 2,4, 2, क्या आ जाएगा? 2,4, 2,8,4, यानी सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चार चार इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। वैलेंस में तो सबके चार चार इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये हम सब देख चुके हैं, ड्यू टू द डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पेनल्टीमेट सेल, क्योंकि पेनल्टीमेट शेल जो होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफर होता है, डिफरेंस होता है, जिसके चलते यहाँ भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी इनकी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मोलर वॉल्यूम की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मोलर वॉल्यूम एंड एटॉमिक रेडियस की। तो मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं,
ठीक है, कि क्या है मोलर वॉल्यूम एंड एटॉमिक रेडियस। सो जो मोलर वॉल्यूम एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये ऑब्वियसली बात है, हर ग्रुप के लिए हमने पढ़ा है कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आओगे, क्या करोगे, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आओगे, मूविंग डाउन द ग्रुप आओगे, तो देयर इज इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस में और मोलर वॉल्यूम में भी। तो वही यहाँ पे चीज लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से समझो कि मोलर वॉल्यूम एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बट देयर इज अ लेस इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन ऑनवर्ड। मतलब कार्बन से सिलिकॉन में तो आपको खूब सडन चेंज देखने को मिला, लेकिन सिलिकॉन के बाद से जो चेंज होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है, वो चेंज जो है वो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है चेंज। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज भी आप थोड़ा सा याद रख लेना अगर मैं बात करूं तो। क्यों होता है, तो वही पुराना रीजन है जो ग्रुप 13 में पढ़ा था, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट था वही इसका नतीजा है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के चलते ही ऐसा बिहेवियर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको समझ आ गया होगा, है ना। चलो, वेरी गुड। अब देखो, देयर एटॉमिक रेडियाईज आर स्मॉलर एज कंपेयर टू, और वी से एज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। यानी अगर ग्रुप 13 एलिमेंट्स को कंपेयर करूं और ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स है, तो ये तो जनरल ट्रेंड आप सबको ही पता है बेटा कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, कहा जाते हो, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में ऑलवेज रिमेंबर रखो, हमेशा का है ये, कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो साइज डिक्रीज होता है। क्या डिक्रीज होता है बेटा, साइज डिक्रीज होता है। तो ये चीज तो आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की थोड़ी सी बात करते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में कौन सा बिहेवियर देखने को हमें मिलता है। तो अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करूं, सो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन आर एक्सट्रीम हाई, है ना। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बन का, वो तो बहुत ही हाई होता है, एक्सट्रीम हाई होता है। एंड द वैल्यूज डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम कार्बन टू लेड। तो जैसे ही आप कार्बन से लेड की तरफ मूव करते हो, ठीक है, कार्बन से लेड की तरफ, ये कार्बन हो गया, और सबसे डाउन में जो एलिमेंट है उसका नाम क्या हो गया, लेड हो गया। तो जैसे ही आप कार्बन के से लेड की तरफ मूव करते हो, तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज क्या हो रही है, तो वैल्यू डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम कार्बन टू लेड। ठीक है, अब देखो बेटा क्या बोला है, the melting point of Sn, that is tin and lead, are relatively low होता है। क्यों, because the mm bond are weaker। जो बॉन्ड है यहाँ पे, मेटल मेटल बॉन्ड, वो वीकर होता है। हम सबको पता है कि डाउन द ग्रुप आओगे, साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, तो जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा ना, बॉन्ड उतना हमारा वीकर होता चला जाता है। बॉन्ड क्या होता चला जाता है बेटा, बॉन्ड वीकर होता चला जाता है। तो उसी की बात ये कर रहा है। ठीक है, अब देखो ना, मेल्टिंग वही लिखा है, they do not use all the four outer electrons for the metallic bonding। तो ये याद रखना है। तो मेन चीज क्या फोकस करना है इसमें सभी को, कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कार्बन का एक्सट्रीमली हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इसका बहुत ज्यादा होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लिख लो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होने वाला है, एक्सट्रीम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, कि द वैल्यू डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम कार्बन टू लेड। और कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोल दोगे डाउन द ग्रुप आने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, जिसके चलते वो बॉन्ड वीक हो रहा है, तो वो जल्दी से टूट सकता है वो बॉन्ड। ठीक है, वो बॉन्ड जल्दी से टूट रहा है और इसी के चलते इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। डन। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी। बताओ जल्दी एक बार कंफर्म करो, ठीक है ना। चलो, बहुत बढ़िया। सो दे डू नॉट यूज ऑल द फोर आउटर इलेक्ट्रॉन्स फॉर द मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि कल भी हमने ये बात करी थी कि चारों इलेक्ट्रॉन लूज करके C+4 हो जाएगा, विच इज अनस्टेबल, वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो अपने चारों इलेक्ट्रॉन तो ये बिल्कुल भी लूज कर नहीं सकते। अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन इज वेरी हाई। ठीक है, इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत ही हाई होता है, एंड डिक्रीज शार्पली
एज वी मूव फ्रॉम कार्बन टू सिलिकन। तो जैसे ही आप कार्बन से सिलिकन की तरफ मूव करते हो, ठीक है, जैसे ही आप कार्बन से सिलिकन की तरफ मूव करते हो, तो वैसे ये वैल्यू क्या होने लग जाती है बेटा, डिक्रीज होने लग जाती है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन इज वेरी वेरी हाई, हमें सबको पता है। आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करने का सबसे इंपॉर्टेंट तो फैक्टर होता है साइज, कि ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात सबको पता है कि ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। यानी जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे जैसे आपका साइज बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती है। तो आप देखो ना, कार्बन जो है इस ग्रुप में सबसे छोटा है ना। कार्बन इस ग्रुप में का सी गए सुन पड़े पीबी, है ना। यानी इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा इसमें आपको दिख रहा है कार्बन। ठीक है, सबसे छोटा क्या दिख रहा है, कार्बन। यानी जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी हाई होगी। इसीलिए क्या बोल रहा हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन इज वेरी वेरी हाई एंड डिक्रीज शार्पली एज वी मूव फ्रॉम कार्बन टू सिलिकन। यानी कार्बन से सिलिकन की तरफ अगर आप आते हो, है ना, कार्बन से अगर सिलिकन की तरफ आ रहे हो, तब तो ये वैल्यू घट रही है ना, तब तो ये वैल्यू घट रही है। मतलब कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और सिलिकॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। हाउएवर हाउएवर इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। कहाँ चेंजेस देखने को मिलेगा? वही जर्मेनियम और एसएन में, क्योंकि यहाँ पे फिर वही शील्डिंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया पिक्चर में, कि भाई पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के चलते डी और एफ इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं, तो उसके चलते यहाँ फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो अब देखो, इट इज बिकॉज देयर इज एन अप्रिसिएबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ सिलिकॉन एटम। तो ये चीज तो हमें क्लियर है भाई, कार्बन और सिलिकॉन में बिल्कुल ये चीज क्लियर है कि कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और सिलिकॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, सिलिकॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। अब देखो, आफ्टर सिलिकॉन द डिक्रीमेंट इज रेगुलर बट नॉट सो मच फ्रॉम सिलिकॉन टू एसएन। मतलब सिलिकॉन से एसएन आने में डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू उतनी अच्छे से डिक्रीज नहीं हो रही, मतलब उतना डिक्रीज जो है उतना ज्यादा नहीं है जितना कि कार्बन और सिलिकॉन के केस में हुआ था। ठीक है, तो जितना कार्बन और सिलिकॉन के केस में हुआ था उस तरीके का नहीं है, लेकिन काफी अच्छा डिक्रीज देखने को मिलता है। ट्रेंड वही रहेगा कि डाउन द ग्रुप आने पे डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, बट जितना सिग्निफिकेंट था कार्बन और सिलिकॉन में, उतना अब नहीं हो जाएगा जब सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी की बात करोगे। तो एक ये चीज आप लोगों को अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लेना है। अब देखो नेक्स्ट, due to the appearance of d electron and from Sn to Pb due to the appearance of f electron। तो आप सबको पहले से ही पता है कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है, किसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या आप याद रखोगे ऑर्डर, कार्बन का सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन का उसके बाद कम है, काफी डिक्रीज होता है, लेकिन फिर सिलिकॉन से लेके लेड तक एक अलग तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद करके चलना है इसमें। ठीक है, सो आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो एक बार फटाफट जल्दी से। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, एक बार पूछ लो फटाफट। आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो इसमें तो पूछो एक बार। नो, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ठीक है, चलो फिर नहीं है डाउट तो अच्छी बात है। चल, अब मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की। तो मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, सो द मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना। यानी मेटेलिक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज होता है। हम सबको पता है कि ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी बहुत अच्छे नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो बहुत ही अच्छे नॉन मेटल्स होते हैं। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हो। तो डाउन द ग्रुप आने पे आपका मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है जिसको आप ध्यान से समझ सकते हो।
ठीक है, जिसको अच्छे से आप समझ सकते हो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा कि डाउन द ग्रुप आने पे, राइट, मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो दिस चेंज इज ड्यू टू द लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल। सिंपली एक चीज बता देना, डाउन द ग्रुप आने पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो। डाउन द ग्रुप जैसे ही आप आ रहे हो तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। सो ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल में इंक्रीज होने के चलते इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप, ये बिहेवियर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में याद रखो, कार्बन और सिलिकॉन जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। कार्बन सिलिकॉन किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं बेटा, वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो कार्बन एंड सिलिकॉन बिहेव एज अ नॉन मेटल, जबकि जर्मेनियम जो है वो एक मेटेलॉइड्स की तरह बिहेव कर रहा है। जर्मेनियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मेटेलॉइड की तरह। और जो एसएन और पीबी है वो मेटल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, मेटल्स की तरह। तो ये चीज थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये मेटल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा इसको ध्यान में रखने का तरीका कि किस किस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में। क्लियर है सबको। अब देखो, तो नेक्स्ट आता है हम लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या कहानी है। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कहानी। तो बेसिकली कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑब्वियसली एक पहला एलिमेंट है, ग्रुप का सबसे छोटा साइज में है। तो जो अपना कार्बन होता है ना, तो कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, है ना। ये जो कार्बन होता है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है इस ग्रुप का। तो कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। while on moving down the group, electronegativity decrease up to silicon, यानी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सिलिकॉन तक तो डिक्रीज करेगा, एंड देन रिमेन कांस्टेंट। और उसके बाद ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट रिमेन हो जाता है। ठीक है, एक तरीके का कांस्टेंट बिहेवियर देखने को मिलता है, एंड रिमेन कांस्टेंट। सो सच अ डिफरेंट ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is due to the fact that d orbital are filled up in case of germanium and Sn, while in case of Pb f orbitals are filled up, है ना। तो ये हम सबको पता ही है अच्छे से कि भाई इनमें क्या बिहेवियर, क्यों ऐसा चेंज हो रहा था, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो, चाहे वो साइज का बात हो। तो सबका रीजन एक ही था कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो वैसे ही क्या बिहेवियर देखने को मिल रहा है बेटा, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो वैसे ही इन केस ऑफ एसएन और पीबी, इन केस ऑफ जर्मेनियम डी और एफ इलेक्ट्रॉन एंटर कर जा रहे हैं। तो इन डी और एफ इलेक्ट्रॉन के एंटर करने के चलते ही ये इस तरीके का एक बिहेवियर देखने को हमें मिलता है। तो ये चीज भी आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे, सही रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पूरा हम लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो इससे क्या सीखा आपने कि कार्बन जो होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इस ग्रुप में। तो कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। उसके बाद वाइल मूविंग डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीजेस होगा, कहां तक, अप टू सिलिकॉन। उसके बाद से कांस्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा कोवेलेंसी के बारे में कि भाई ये कोवेलेंसी का क्या है, क्या सीन है। तो कोवेलेंसी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो कोवेलेंसी किसके चलते होती है, ये कोवेलेंसी पहले तो ये देखो। तो कोवेलेंसी इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल cannot expand its valence shell and thus its maximum covalency is 4। यानी अगर मैं कार्बन की बात करूं, ये मैंने कल भी बताया था कार्बन के केस में बेटा कि कार्बन के केस में मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी आ रही थी। तो कार्बन के केस में जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो कितनी आ रही थी बेटा, 4 आ रही थी। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी शोन बाई कार्बन इज 4। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कार्बन कितना शो कर रहा था, 4 की कोवेलेंसी शो कर रहा था, क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। इसमें डी ऑर्बिटल तो होते नहीं है क्योंकि 1:2 तक ही होता है, आप सबको पता है। तो 1:2 और 2:2 होने के चलते ही यहाँ पे अब डी के लिए क्या है, कम से कम थर्ड सेल आना चाहिए, 3। तो 3 तो है ही नहीं इसमें, 1:2 और 2:2 ही है। इसी के चलते ये इस तरीके का बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इसी के चलते ये किस कैसा बिहेवियर शो करेगा, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 की होगी। जबकि जो सिलिकॉन वगैरह होंगे वो 4 से ज्यादा कोवेलेंसी को शो कर सकते हैं क्योंकि उनमें डी ब्लॉक प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है बेटा इसके अंदर। क्लियर है,
तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कार्बन की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये सभी बच्चे याद रखेंगे, मैक्सिमम कोवेलेंसी, ठीक है, कार्बन की 4। अब देखो, अदर मेंबर हाउएवर हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, अदर ऑर्बिटल जो मेंबर्स है उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो अदर मेंबर हाउएवर हैव अ वैकेंट d orbital and thus can expand their covalency beyond 4, यानी वो 4 से ज्यादा भी अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं। क्लियर है? they form penta coordinated and hexa coordinated complexes, तो ये किससे बिलोंग करते हैं? पेंटा कोऑर्डिनेटेड एंड हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस से। तो एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे कि SiF4 हो गया, कैन कंबाइन विद द 2f आयन। भाई क्यों कंबाइन हो रहा है? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब ये कैसे समझते हो आप लोग, मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे ये देखो, इसकी मैं बात करूं तो ये है 1s2 2s2 2p2, तो बेटा यहाँ पे 2d तो जैसा कुछ होता नहीं है, तो 2p है। तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। कैसे? देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है 2s2 में, और दो 2p2 में दिख रहा है आपको, तो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये मैक्सिमम ये तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सकता था? एक्साइटेड स्टेट में कुछ ऐसा हो सकता था बेटा कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता और वो यहाँ पे आ जाता, तो एक दो तीन। तो ये देखो, मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी कितनी हो जाती? 4। 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। जबकि अगर मैं सिलिकॉन वगैरह की बात करूं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सिलिकॉन का? बताओ। 14 इलेक्ट्रॉन होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6, एक चीज हो गई। 1s2 2s2 2p6, आगे बताओ। ये तो 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 और 3p2। और यहाँ पे 3d के ऑर्बिटल्स भी होते हैं जो बिल्कुल खाली होते हैं। अब इसका कोवेलेंसी देखो कितना तक आएगा। देखो, तो s में सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, p में तीन ऑर्बिटल है, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये d पूरा खाली है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है 1 2 3 4 5, तो इसमें भी एकोमोडेट कर सकता है। इसीलिए ये देखो यहाँ पे 6 फ्लोरीन एटम को अपने पास एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि ये वाली चीज कार्बन के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो CF6 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब वहां पे डी ऑर्बिटल है ही नहीं, और ये एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है आपकी। सो आई होप समझ आ गया होगा ये चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। बताओ एक बार। डन। कि वाई SiF6 एग्जिस्ट वेयर CF6 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है सबको नई चीज? चलो, तो ये हो गया पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप एक बार कंबाइनली इसका देखना चाहो, तो इस तरीके से आप इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंबाइनली देख सकते हो, ठीक है। तो जस्ट वेट। ठीक है, चलो, अब देखो। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ा, तो देखा NH2 NP2 आ रहा है, तो सब में 2s2 2p2 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 5p2 और 6s2 6p2। तो ये हो गया था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम लोगों ने देखा था एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में हमने क्या देखा था? ये देखो कि ये है आपका एटॉमिक नंबर, इसका 6 है, इसका 14 है, 32 है, 50 है, 82 है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया था, 6 14 32 50 और 82, राइट। उसके बाद से हमने क्या देखा बेटा? तो उसके बाद से हमने देखा मोलर मास। तो मोलर मास आप सबको ऑलमोस्ट पता ही है और गिवन भी होता है, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक रेडियस में देखो क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? 0.7 सबसे छोटा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, यानी डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो एक रेगुलर ट्रेंड शो कर रहा है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, तो मैंने बताया था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कार्बन का सबसे ज्यादा होगा, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ कार्बन के लिए क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, हाई होता है। तो बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर कार्बन इज मैक्सिमम, हाई होता है। दैट इज देखो 4100 है या 4833 है।
उसी तरीके से फिर सिलिकॉन का है, तो देखो डिक्रीज हो रहा है, अब डाउन द ग्रुप आने पे एक रेगुलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू किसकी थी? कार्बन की। फिर यहाँ डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट रह गया है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, वैल्यू कोई नहीं बदल रही है। ठीक है। उसके बाद से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1086 किलो जूल पर मोल है कार्बन की, जबकि सेकंड बहुत ज्यादा हो गया है, थर्ड और फोर्थ तो और भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है? +4, यानी कार्बन और सिलिकॉन जो होते हैं वो +4 करते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि हम लोगों ने ग्रुप 13 में पढ़ा था कि जो बोरोन और एल्यूमिनियम थे वो क्या शो कर रहे थे बेटा? +3। तो वो लोग +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे। किसका शो कर रहे थे? +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि बाकी एलिमेंट +3 और +1 कर रहे थे। तो यहाँ भी वही चीज है, कार्बन और सिलिकॉन जो है, कार्बन और सिलिकॉन ये तो शो करेंगे +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी सभी +2 +4 दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, चाहे वो जर्मेनियम हो, चाहे वो टिन हो या लेड हो। अभी बात करेंगे थोड़ी देर में कि डाउन द ग्रुप आने पे +4 और +2 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इन सब चीजों को भी डिस्कस करना है इसके अंदर। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको समझ आ गया क्या? एक बार कंफर्म कर दो फटाफट। यहाँ तक सबको क्लियर है? कंफर्म करो एक बार। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं इसके बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में, कि भाई क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है और किस तरीके के कंपाउंड्स ये लोग बनाते हैं। हालांकि कंपाउंड्स का स्टडी तो सिलेबस में है नहीं, इस बार पी ब्लॉक में डिलीट हो चुका है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। सो ऑल द एलिमेंट इन कॉमन, मतलब ऑल द एलिमेंट इन कॉमन हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। भाई +4 तो सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ही, एक्सेप्ट कार्बन, यानी कार्बन शो ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट अदर एलिमेंट ऑल्सो शो +2। अभी भी पढ़ा था कार्बन सिलिकॉन जनरली +4 शो करते हैं, जबकि बाकी एलिमेंट +4 +2 दोनों शो कर सकते हैं। नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज व्हाइल दैट ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो ये तो पुरानी कहानी है, पहले ग्रुप से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आप ये लो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, ठीक है, तो अगर आप इनको ले लो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसएन और लेड, इन सबको ले लो, तो क्या चीज समझने की है यहाँ पे? तो जो समझने वाली चीज है बेटा और जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि चाहे वो आप कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसएन पीबी की बात करो या आप 13th ग्रुप वाला बोरोन फैमिली की बात करो, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 +2 +4 +2 अगेन +4 +2, डाउन द ग्रुप आने पे +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब इसका रीजन बताया था, किसी को याद है क्या? बता सकता है कोई? डाउन द ग्रुप आने पे +2 की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है +4 के कंपैरिजन में? बताओ, व्हाई +2 स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप? एनीवन? ड्यू टू, एक वर्ड बताया था आप लोगों को, इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के चलते। ठीक है, कौन सा इफेक्ट होने के चलते? इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के चलते। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के चलते इस तरीके का बिहेवियर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें इस तरीके का बिहेवियर इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो समझ आया क्या? जल्दी बता दो एक बार। क्लियर है ना? है ना? तो इस तरीके का बिहेवियर हमें क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, देखो ये बिहेवियर देखने को मिला है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है? तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है बेटा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वो स्टेबल होगा, है ना? और इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूँ, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब मैं यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब मान लो पीबी अगर +4 में है
तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी बेटा, कि जल्दी से Pb+2 में चला जाए, है ना। पीबी अगर +4 में है तो इसकी क्या टेंडेंसी है, कि भाई मैं जल्दी से Pb+2 में चला जाऊं, है ना, कि Pb+2 में चला जाऊं, क्योंकि 2 में जाते ही मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, यही तो बात है, कि 2 में जाते ही मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो, तो अगर Pb+4 में है और वो चाहता है Pb+2 में जाना, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, 4 से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का होना, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमेशा याद रखा करो, जिसका रिडक्शन होगा वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इसकी बहुत अच्छी टेंडेंसी है कि मैं Pb+4 से Pb+2 में चला जाऊं, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म है इसके लिए। इसीलिए Pb+4 इज अ वेरी गुड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे जी, जर्मेनियम या टिन के बारे में, तो आप क्या बोल दोगे, कि भाई जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम इज ना वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो +4 से +2 में आना चाहेगा। तो जो +4 से देखो, +2 पे है, +2 से +4 में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। तो बढ़ने को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर को। तो जब भी क्वेश्चन आता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग में, तो इस तरीके से ही आप लोग इसको समझिए, ठीक है, कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट देखो बेटा, तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज the M+4 ions of Pb have more covalent character than electrovalent in their compounds। अब देखो क्या बोल रहा है, तो ड्यू टू द स्मॉल साइजेस, M+4 आयंस जो होंगे, मतलब जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयंस होंगे, तो M+4 आयंस ऑफ पीबी की बात करें, मोर कोवलेंट कैरेक्टर देन द इलेक्ट्रोवैलेंट इन देयर कंपाउंड्स। अब आपको पता है भाई सबको, तो एक फजान रूल था, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, फजान रूल। क्या कहता था वो यही तो कहता था कि भाई कोवलेंट नेचर कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। कौन सा कैरेक्टर बेटा, कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो बिल्कुल वही कहानी है, कि भाई एक अगर M+4 में है, एक M+2 में है, पूछेगा ज्यादा कोवलेंट कौन होगा, तो ऑब्वियसली M+4 वाला। तो जो M+4 वाला है वो ज्यादा कोवलेंट होता है एज कंपेयर टू द मेटल और एटम विच इज इन +2 स्टेट। यानी जो भी एलिमेंट +4 और +2 स्टेट में है, +4 वाला की ज्यादा टेंडेंसी होती है कोवलेंट कंपाउंड बनाने की। यानी हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, यानी द कोवलेंट नेचर इन द कंपाउंड ऑफ Pb+4 आयन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय सच आयन, जो कि फजान रूल में पढ़ते थे। अब देखो, now, the compound of G+2 are unstable, while compound of G+4 are stable. Thus, the compound of G+2 get oxidized into G+4 easily and act as a reducing agent। ये अभी भी बताया कि भाई G+2 से +4 में जाएगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, वो और जो लेड था वो +4 से +2 में जाएगा तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ द कंपाउंड ऑफ Sn+2 आर लेस स्टेबल देन Sn+4। अब Sn+2 तो और Sn+4 की बात करें, तो द कंपाउंड ऑफ Sn+2 आर लेस स्टेबल देन Sn4+। ऊपर तो भाई +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप आने पे +2 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये देखो एक ऑर्डर अरेंज कर दिया है रिड्यूसिंग एजेंट का, कि सबसे अच्छा जेड जेड Ge2+, फिर Sn, फिर Pb। ठीक है, और +4 की स्टेट में देखो तो सबसे ज्यादा जी और सबसे कम पीबी। यानी +2 में देखोगे तो पीबी सबसे अच्छा है, और +4 में देखोगे तो जर्मेनियम +4 सबसे अच्छा है। तो ये तो आप अरेंज करके देख सकते हो, और बिल्कुल सिंपल है, वही कहानी याद रखनी है। डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट्स का +2 स्टेबल होगा, ऊपर वाले का +4 स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई पूरी कहानी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दो तरीके का
कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मली या तो CO बनाएंगे या CO2 बनाएंगे, SO2 भी बनता है। तो इस तरीके के अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं ये, ठीक है। नाउ सिलिकॉन ऑक्साइड बेटा, हाँ, अब देखो रिएक्शन विद वाटर, तो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर व्हाइल एसएन रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म्स SnO2 एंड H2O। तो याद रख लेना, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर के साथ, एसएन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, SnO2 बनाता है। लेड ऑल्सो रिमेन अनइफेक्टेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ लेड ऑक्साइड, तो लेड भी अनइफेक्टेड रहता है। अगर मैं हैलाइड की तरफ बात करूं, रिएक्टिविटी, हैलाइड मतलब हेलोजन, तो ये क्या करेंगे, या तो MX2 बनाएंगे या MX4 बनाएंगे, क्योंकि दो तरह का वैलेंसी है इनका, ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और 4 का, तो या तो ये MX2 बनाएंगे या ये MX4 बनाएंगे। तो इस तरीके से दो तरीके का ये लोग शो करते हैं, ठीक है। तो ये MX2 मतलब जैसे कि मान लो कार्बन है, तो कार्बन तो 4 बनाएगा, सिलिकॉन भी 4 बनाना पसंद करेगा, नीचे वाले अब जर्मेनियम भी 4 बनाएगा, नीचे वाला होगा जैसे लेड, वो Cl2 बनाना पसंद करेगा, समझ रहे हो, SnCl4 बनाने का पसंद करेगा, ठीक है। लेकिन लेड PbCl2 बनाएगा क्योंकि +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर ही है। तो देखो वही बात हो रहा है, टेट्राहालाइड MX4, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, CX4 की, सबसे कम किसकी होगी, PbX4 की, ठीक है। मैं पता है कि डाउन द ग्रुप आने पे +4 की स्टेबिलिटी घटती है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, CX4, ठीक है। तो CX4 जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। डन। अब देखो, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द टेट्राहेलाइड ऑफ द सेम एलिमेंट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मासेस, यानी अगर फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फ्लोरीन के साथ। तो ये टेट्राहेलाइड की बात हो गई। द टेट्राहेलाइड ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर गैसेस, यानी जो टेट्राहेलाइड होते हैं, चाहे वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, तो टेट्राफ्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, याद रख लेना, फ्लोराइड लेना है कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, आर गैसेस, while Sn and Pb आर सॉलिड, जबकि Sn और Pb के क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। द लास्ट टू हैव अ मोर आयनिक करेक्टर देन द फर्स्ट थ्री, जो लास्ट के टू होते हैं उनकी मोर आयनिक करेक्टर होता है देन द फर्स्ट थ्री। ऑल द tetrachlorides of group 14 elements are liquid with PbCl4 having a lesser tendency to become liquid, ठीक है। तो ये कहानी आपको इसके लिए थोड़ा सा याद रखना है। लास्ट में आ जाता है वही यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन, जैसे यूनिक बिहेवियर ऑफ बोरोन कल पढ़ा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आर क्वाइट डिफरेंट, वही सब प्रॉपर्टी की एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होगा, है ना, यानी साइज ऑफ कार्बन इज द स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रुप, सबसे पहला तो इसके चलते ये यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा, इट हैज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है बेटा, बहुत ही हाई होती है, तो इट हैज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट इज इट हैज अ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई था, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत ही हाई होता है, और सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की कोई भी अवेबिलिटी नहीं होती है। सो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो यूनिक बिहेवियर या यूनिक प्रॉपर्टीज कोई पूछे कार्बन की तो बता देना कि एक तो छोटा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। दूसरा देखो, इट हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, तुमने देखा होगा कार्बन कार्बन मिलके इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, कितने सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैटेनेशन, जो सेम मॉलिक्यूल आपस में लिंक करके कंपाउंड बनाता है। तो इट हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन, इट हैज अ हाई टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड either with its own atom or with the different atom, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसी तरीके से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, सो दे हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। Maximum covalency of carbon is 4, while other member can expand their covalency up to 6. Carbon remains unaffected by alkalis, while other member react with alkalis. तो ये सारी कहानी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग को ट्राई करना, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग का खत्म हो चुका है, तो एज ए होमवर्क क्वेश्चन है तुम सबके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करने का कोशिश करना, जेईई मेन 2023 में ही आया था ये वाला क्वेश्चन, तो नोट कर लो सभी लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वन, तो सब उसी बेसिस पे है। तो एक बार तुम लोगों को सॉल्व करना है, पूरा ये क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर मैं नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, पूछना है ना।
तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ये पी ब्लॉक खत्म हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करना है नेक्स्ट क्लास से। तो टिल आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लो पूरा, है ना। तो पी ब्लॉक हम लोग का जो ग्रुप 13 14 था वो पूरा हमारा खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछो बेटा फटाफट। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, पूछो। नो। चलो तो फिर क्लास को एंड करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू ऑल।